बच्चों गुड मॉर्निंग। आज आप लोग सबको बहुत खुश नज़र आ रहे हो, क्या बात है। चलिए, आज आप लोगों का 12th क्लास का पहला दिन है और पहला दिन का पहला पीरियड। कहने का मतलब ये है कि आपका इस वर्ष बोर्ड परीक्षा है और स्वाभाविक है बोर्ड परीक्षा में आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा परसेंटेज आएगा। और आप लोग देखते ही हो कि परसेंटेज का हमारे आने वाले भविष्य में कितना महत्व रहता है। हमारा कहने का आशय यह है कि आज पहले ही दिन से आप मेहनत करना, जितने उत्साह के साथ आप क्लास में बैठे हुए हो उसी उत्साह के साथ आप लोग प्रतिदिन मेहनत कीजिए। और स्वाभाविक है यदि आप रोज मेहनत करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे तो उसका फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले आज जो 12th क्लास का पहला चैप्टर है हमारा आंशिक भिन्न। पार्शल फ्रैक्शंस। देखो, भिन्न शब्द आप लोगों के लिए नया नहीं है। 6वीं 7वीं 8वीं से ही आप लोग भिन्न शब्द को पढ़ते आए हैं। कुछ भिन्न से संबंधित सवाल आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है। उस चैप्टर का नाम है आपका परिमेय व्यंजक। यदि आपको पिछला कुछ याद आ रहा होगा तो 10वीं कक्षा में भी आपने इस भिन्न से संबंधित प्रश्नों को हल किया है। और नाम से ही जैसे स्पष्ट है, आंशिक भिन्न। आंशिक का मतलब होता है थोड़ा। भिन्न का अर्थ आप लोग जानते ही हो, जिसे हम सही बटे के रूप में लिख सकते हैं, वह हमारा भिन्न कहलाता है। और कहने का आशय यह है कि यदि हमारा कोई भिन्न दिया गया है, संयुक्त भिन्न दिया गया है, बोलचाल की भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि कोई परिमेय व्यंजक दिया हुआ हो जिसमें अंश में भी बहुपद हो और हर में भी बहुपद हो, तो उस परिमेय व्यंजकों को हमको दो भागों में बांटना है। जब हम उस परिमेय व्यंजक को दो भागों में बांटते हैं तो स्वाभाविक है जो दाहिने पक्ष की ओर मिलेगा वो हमारे दो छोटे छोटे परिमेय व्यंजक होंगे, जो बड़े संयुक्त परिमेय व्यंजक के या संयुक्त भिन्न के हिस्से होंगे, और वही हिस्से को हम आंशिक भिन्न कहते हैं। उसका टुकड़ा बोलचाल की भाषा में हम समझ सकते हैं। जैसे कि हम आपको एक उदाहरण बता देते हैं, 1/1/2 धन 1/1/3। ये दो छोटे छोटे भिन्न हैं जिसके अंश में 1 है और हर में 1/2 और 1/3। ये हमारा डिनोमिनेटर है। अब यहाँ पर धन का चिन्ह लगा है, इसका मतलब क्या है, इसको हमको जोड़ना है। अब हम इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने से सबसे पहले क्या करते हैं, ये 1/2 1/3, इसका लघुत्तम निकाल दिए। इससे जब इसको भाग देंगे 1/2 से तो 1/3 बचेगा। यहाँ पर आ गया 1/3, इधर आ जाएगा 1/2। इसको हल करेंगे हम तो ये हो जाएगा 2x/5 और 1/2 और 1/3। अब यहां पर देखो कि यह हमारा ये जो भिन्न दिख रहा है इसी को हम बोलेंगे संयुक्त भिन्न। इसका हम उल्टा प्रक्रिया देखते हैं। यह हमारा संयुक्त भिन्न है, बड़ा भिन्न है। इस बड़े भिन्नों को जब हम दो भागों में तोड़ना, जब हम इसको तोड़ते हैं तो तोड़ेंगे तो हमको उल्टा प्रक्रिया करेंगे तो ये मिलेगा। तो इस संयुक्त भिन्न का ये जो दोनों प्राप्त हुआ इसी को हम क्या कहते हैं, आंशिक भिन्न। हमको इसकी उल्टा प्रक्रिया करनी है, इसका उल्टा प्रक्रिया करना है। आंशिक भिन्न बताने के लिए हम आंशिक भिन्न को लेकर के चले और उससे क्या बनाए, एक बड़ा भिन्न बनाए।
जिसको क्या कहे, संयुक्त भिन्न। तो हमको करना क्या है, हमारे जो प्रश्न रहेंगे इस संयुक्त भिन्न के रूप में दिए हुए रहेंगे, इस संयुक्त भिन्न को आंशिक भिन्न में लाना है। तो अब संयुक्त भिन्न को जब आंशिक भिन्न में लाना है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, ये बताने का आशय था कि पहले आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि हम संयुक्त भिन्न किसको बोलेंगे और आंशिक भिन्न किसको बोलेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। संयुक्त भिन्न हम किसको बोलेंगे, जिसमें 2 या 2 से अधिक हर में गुणनखंड हो, बोलचाल की भाषा में कि 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। चिन्ह कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ दोनों में ऋण ऋण का चिन्ह है, दोनों में धन धन का भी चिन्ह हो सकता है, दोनों में एक धन और एक ऋण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसका हम गुणनखंड निकाल सके। उसी को हमको अलग अलग भागों में बांटना है। तो किस तरीके से हम इसको अलग अलग भागों में बांटेंगे। तो ये आंशिक भिन्न का शुरुआत होने के बाद में सबसे पहला आता है जो थोड़ा सा दसवीं कक्षा में एक चीज और पढ़े हो आप लोग। आप एक चीज ख्याल कर रहे होंगे कि बताते समय हम बार बार 10वीं कक्षा का क्यों उपयोग कर रहे हैं। आप लोगों का 10वीं के बाद 1 साल गैप हो चुका है, 11th में आप लोग कुछ दूसरा पढ़े। आप ध्यान दोगे कि अधिकतर जो 12th क्लास के जो कोर्स में है उसके बेसिक चीज में 10वीं कक्षा का है, कुछ ना कुछ चीज। तो वो जो 10वीं कक्षा का इसलिए बार बार उपयोग होता है। सबसे पहला 10वीं में आप लोगों ने पढ़ा है उचित भिन्न, जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। उचित भिन्न हम किसको कहते हैं, ऐसा भिन्न जिसमें अंश की घात कम और हर की घात अधिक। हम उसकी पूरी परिभाषा नहीं बता रहे हैं, आपको एक समझने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि आपका पिछला है, आप लोग इसको जानते हो, सिर्फ हम आपको याद दिला रहे हैं। इन सब चीजों का जरूरत आपको आंशिक भिन्न वाले चैप्टर में होगा। तो ऐसा भिन्न जिसकी अंश की घात कम हो और हर की घात अधिक हो। कहने का आशय, यदि मैं 2x ऋण 5 बटे x स्क्वायर ऋण 4x धन 3 लिख देता हूं, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां अंश की घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है, कम है, और नीचे हर की घात कितनी है, 2 है, यह अधिक है। तो जब हमारा कोई संयुक्त भिन्न इस तरीके का होता है तो हम क्या कहते हैं, उसको उचित भिन्न कहते हैं। और उचित भिन्न को ही हम 2 भागों में बांटते हैं, आंशिक भिन्न में बांटते हैं। इसी का ही हम आंशिक भिन्न में बांटना, जब वो उचित भिन्न रहता है तभी हम उसको आंशिक भिन्न में बांटते हैं, 2 भाग हो या 3 भाग हो, जितने भी भाग में करना हो। दूसरा आता है हमारा विषम भिन्न। विषम भिन्न जस्ट इसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है। कहने का आशय, यदि मैं x की घात 4 बटे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख दिया। ये उदाहरण है, हमको अभी इसको हल नहीं करना है, हमको इस सिर्फ परिभाषा को समझा रहा है। विषम भिन्न हम किसको बोलते हैं। यहां पे आपको क्या दिख रहा है, देखो, अंश की घात अधिक और हर की घात कम। पदों की संख्या से निर्भर कुछ नहीं करता। यहां पर तुम देख रहे होगे कि 1 2 3 4 पद है, यहां पर एक ही पद दिख रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको पद की घात देखना है। यहां पर पद की घात कितनी है, 4 है, और यहां पर इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है। मतलब अंश की घात अधिक है
4 है और हर की घात कम है 3 है। तो इस तरीके से जब कोई संयुक्त भिन्न होते हैं तो उन संयुक्त भिन्नों को विषम भिन्न कहते हैं। और विषम भिन्न को हम सीधे आंशिक भिन्न में नहीं परिवर्तित कर सकते। विषम भिन्न को सीधे आंशिक भिन्न में परिवर्तित नहीं कर सकते। अब जब हम इसको सीधे आंशिक भिन्न में नहीं कर सकते परिवर्तित, तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला प्रश्न उठता है। तो विषम भिन्न को आंशिक भिन्न में परिवर्तन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि अंश को हर से भाग देते हैं। साधारण सा है, जैसे हम अंकों को भाग देते हैं वैसे बहुपदों को भाग देंगे। और बहुपद को भाग उस समय तक के देते हैं जब तक कि उसके घात कम न हो जाए। यहां पर 3 है तो हम उसको उस समय तक के भाग देते हैं जब तक कि यहां का घात 2 ना आ जाए। बराबर भी नहीं होना चाहिए, बराबर में भी हम परिवर्तित नहीं कर सकते। तो यदि हम इसको भाग दिए और भाग देने के उपरांत यहाँ पर x का घात 2 शेषफल में बचता है, या हम इस विषम भिन्न को जब उचित भिन्न में परिवर्तित करते हैं पहले, और उचित भिन्न में परिवर्तित करने के पश्चात ही हम उसको आंशिक भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं, आंशिक भिन्न उसका ज्ञात कर सकते हैं। तो ये चीज क्लियर हुआ एक बार और कि हम विषम भिन्न को डायरेक्ट आंशिक भिन्न में परिवर्तित नहीं कर सकते। आंशिक भिन्न में परिवर्तन करने के लिए पहले विषम भिन्न का परिवर्तन हम उचित भिन्न में करेंगे, और उचित भिन्न में जब वो परिवर्तित हो जाएगा तो फिर उसको उसके मेथड से 2 भागों में बांटने की विधि से करके उसको 2 अलग अलग छोटे छोटे आंशिक भिन्न में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो ये 2 चीजों का जो आपके 10th क्लास का है उसका 12th में जरूरत पड़ता है। अब आते हैं इसके बाद में हम आंशिक भिन्न में किस तरीके से विभक्त करते हैं। गणित में सबसे महत्वपूर्ण उसकी परिभाषा नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हम उन प्रश्नों को किस तरीके से हल करते हैं। आपके परीक्षा में परिभाषाएं लिखने तो कम आता है, प्रश्न ज्यादा आते हैं, और उस प्रश्न को किन किन पदों की सहायता से किन किन स्टोपों में हम हल करते हैं ये जानना ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहला चीज आया कि आंशिक भिन्न में पदों को विभक्त करना। अब आंशिक भिन्न में हम पदों को विभक्त करते हैं तो इसमें हमको क्या देखना पड़ता है, सबसे पहले यह देखना होता है कि अंश की घात हर से ज्यादा, कम या बराबर है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अंश की घात हर से ज्यादा है कि कम है या बराबर है। ये दूसरे नंबर में यदि ज्यादा या बराबर हो तो अंश को हर से भाग देते हैं। एवं तीसरे नंबर में भाग के पश्चात उचित भिन्न में परिवर्तित
करते हैं। भाग दे देंगे तो अंश की घात कम हो जाएगी, और अंश की जब घात कम हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं उचित भिन्न। तो 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं, यह देखना कि अंश की घात हर से ज्यादा है, कम है या बराबर है। यदि ज्यादा या बराबर हो तो अंश को हर से भाग देते हैं, और भाग देने के उपरांत भाग के पश्चात उचित भिन्न में परिवर्तित करते हैं। अब इसमें हमारी 3-4 स्थितियां आती है। इसी की स्थिति में सबसे पहला प्रथम स्थिति, और हमारा प्रथम स्थिति होता है कि जब हर का प्रत्येक गुणनखंड एक ही घात का हो, हर का प्रत्येक गुणनखंड एक ही घात का हो, तथा जिसकी पुनरावृत्ति न हुई हो। पहला, हर मीन्स डिनोमिनेटर का प्रत्येक गुणनखंड, नीचे में जो हम कोष्टक में लिखते हैं गुणनखंड उसका, वो एक ही घात का होना चाहिए, उसके ऊपर घात नहीं होना चाहिए। जैसे हम x ऋण 2 लिखे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। सिर्फ यदि घात लिखा हुआ है तो वो x ऋण 2 ही होना चाहिए। ठीक है, हर का प्रत्येक गुणनखंड एक ही घात का हो और उसकी पुनरावृत्ति न हो, रिपीट नहीं होना चाहिए। वही x ऋण 2 x ऋण 2 2 बार नहीं आना चाहिए, या x ऋण 3 2 बार नहीं आना चाहिए, या जो भी हम उसके अंदर गुणनखंड लिखे हुए हो, चाहे वो धन चिन्ह में हो चाहे वो ऋण चिन्ह में हो, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट मीन्स उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो पहला स्थिति ये है इसका। अब इस स्थिति में आने के पश्चात हम इसको हल किस तरीके से करते हैं, ये ऊपर का मिटा देते हैं हम इसको। उदाहरण हम लेते हैं कि 1/x धन a और x धन b, ये हमारा अब आपको एक संयुक्त भिन्न के रूप में दिख रहा है, जिसके अंश में 1 है और हर में एक गुणनखंड x धन a है, दूसरा गुणनखंड x धन b है। यहाँ पर x तो कॉमन है, a और b से आशय वो कोई भी संख्या हो सकती है, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, 25 हो, 125 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा दोनों गुणनखंड हो गया संयुक्त भिन्न के रूप में। अब इस संयुक्त भिन्न को बनाने के लिए हम इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। एक को लिख लिए x धन a धन a/x धन a, दूसरे को लिख लिए b/x धन b, इसको दे दिए समीकरण नंबर 1। मान लो यह हम इसको मान लिए। इस मानने के पश्चात जब हम इसको हल करते हैं, हमको इसको 2 पार्ट में बांटना है और इस a और b का मान को ज्ञात करना है। a और b का मान ज्ञात हो जाएगा, वही हमारा आंसर है। 2 छोटे छोटे भागों में वो आ जाएंगे। अब इसको बांटने के लिए क्या करते हैं, हम इसका लघुत्तम निकाले, और लघुत्तम निकालने के पश्चात ये हो जाएगा a x धन b x धन a पूरा का बटे x धन a और x धन b। इस तरफ भी हमारा 1/x धन a और x धन b, दोनों तरफ। अब यहां पर भी x धन a x धन b गुणनखंड है, दूसरे तरफ भी वही है। दोनों नीचे के कैंसिल हो जाएंगे, दोनों के हर समान है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास बच जाएगा 1 बराबर a x धन b धन b x धन a। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2।
यहां समीकरण 2 एक सर्व समीका है, अतः x धन b बराबर, या x धन a कर लेते हैं पहले, x धन a बराबर 0, तो x बराबर ऋण a समीकरण 2 में रखने पर, यहां पर जो समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ वो एक समीकरण है, सर्वसमीका है, मतलब हम x के जो भी वैल्यू रखेंगे उसके लिए यह जो इक्वेशन है उसको वो संतुष्ट करेगा, और संतुष्ट करने के कारण हम x धन a बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर ऋण a आएगा, और इस x बराबर ऋण a का मान को हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। चलिए इसको आप लोग लिखिए, उसके बाद फिर थोड़ा सा जो नीचे का है इसको लिख लीजिए, फिर आगे का बताते हैं। लिख लिया? अब तक के तो खैर लिख ही लिए होंगे, इसमें हमको जो जरूरत नहीं है थोड़ा सा उसको मिटा देते हैं ताकि सवाल को बनाने में दिक्कत न हो। अब हमने यहां पर लिखा है कि x बराबर ऋण a समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है हमारा 1 बराबर a ऋण a धन b ऋण a धन a, इस तरीके से मिलेगा, और यह ऋण a धन a कट जाएगा तो 0 होगा तो b से इंटू होगा तो भी 0 आ जाएगा, तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया, a इक्वल टू 1 इक्वल टू a b ऋण a धन 0, या यहां पे लिख देते हैं a इक्वल टू 1 अपान b ऋण a। यह हमको a का मान निकला, x की जगह हम ऋण a लिखे, प्लस चिन्ह वाला बाद में है तो उसको हम पहले लिख दिए, तो ये b ऋण a, ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये b का मान 0 हो गया। यहाँ पे a का मान निकालना है तो a बराबर ये वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। पुनः x धन b बराबर 0, तो x बराबर ऋण b समीकरण 2 में रखने पर, और जब समीकरण 2 में हम इस मान को रखते हैं तो हमको मिलता है 1 बराबर a ऋण b धन b ऋण b धन a। अब x के जगह हमने ऋण b रख दिया, तो जब ऋण b रख दिया तो ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा, ऋण b धन b 0 हो गया तो, और यहां पर आ जाएगा b, a को पहले लिख दिए तो a ऋण b हो गया, या b इक्वल टू आ जाएगा 1 बटे a ऋण b, ये हो गया समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 निकल जाने के पश्चात a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर, a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम यहां नीचे का स्टेप को मिटा देते हैं। आप देखो हम a का मान क्या निकाले थे, 1 बटे b ऋण a, तो 1 बटे b ऋण a x धन a प्लस b का मान निकाले थे 1 बटे a ऋण b और x धन b। तो इस तरीके से जब हम इसका मान को निकालते हैं
तो एक काम और कर सकते हैं हम यहाँ पर, यदि हम इस ऋण चिन्ह को कॉमन निकाल लें बाहर, यहाँ पे देखो बी ऋण ए आया है, यहाँ पर क्या आया है ए ऋण बी। यदि हम माइनस चिन्ह को यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो ये भी बी ऋण ए में परिवर्तित हो जाएगा। हम इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो उसको ऊपर का यहाँ तक के तो लिख लिए हैं आप लोग, अब यहां से आप ऋण चिन्ह को बाहर निकाल लिए। जब इसको बाहर निकाल लिए तो ये भी बी ऋण ए आ गया, और इस बी ऋण को हम ए को पहले ही बाहर निकाल दिए हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा हमारा, तो इस तरीके से आप ये देख रहे हो कि 1/x धन ए और x धन बी यदि दो गुणनखंड है, दो फैक्टर हैं उसके, तो 1/b ऋण ए कोष्टक में 1/x धन ए ऋण 1/x धन बी, यह दो छोटे छोटे भाग में परिवर्तित हो जाता है, और यही दोनों जो भाग हैं इन्हीं भागों को हम उसका आंशिक भिन्न कहते हैं। तो ये जो पूरा चीज हमने जो अभी बताया मान करके, समीकरण 1 फिर सर्वसमीका है, सर्वसमीका से फिर x का मान एक बार ऋण ए एक बार ऋण बी समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 में रखने के बाद में फिर हमने a का मान निकाला और b का मान निकाला। तो महत्वपूर्ण कार्य है इसमें सिर्फ a और b का मान ज्ञात करना। आपको यदि ये थोड़ा सा उबाऊ इसलिए लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर हम a और b का उपयोग किए हैं, और a और b एक अलग अलग चर राशियां हैं जो कैंसिल नहीं होती। आप कल्पना करो कि उसकी जगह यदि अंक होगा तो बड़े आसानी से वो प्रश्न हमारे हल हो जाएंगे। अब इसी पैटर्न में जितने भी होंगे सभी का हम इसी प्रकार से करेंगे हल करने का तरीका, उसको हम बताएंगे नहीं आपको, आप उसको खुद हल कर सकते हो। इधर नीचे का मिटा ले देते हैं। इसी पैटर्न का कहने का मतलब यह है हमारा कि 1/x ऋण ए x ऋण बी हो, या 1/x ऋण ए x धन भी हो, या बस सभी तो आ गए, धन वाले हो गए, दोनों ऋण वाले हो गए, x धन a और x ऋण भी हो। चारों गुणनखंड हो सकते हैं, हमारे पास 4 संभावनाएं बनेंगी। प्रत्येक स्थिति में हमको कुछ नहीं करना है, यदि हम इसको बांटेंगे तो x ऋण a और b/x ऋण b, दूसरे वाले में a/x ऋण a धन b/x धन b, तीसरे वाले लास्ट में x धन a धन b/x ऋण b। हम प्रत्येक स्थिति में धन चिन्ह लेकर के ही दो भाग करेंगे। हो सकता है a का मान ऋणात्मक है, या हो सकता है b का मान ऋणात्मक है। ठीक है, इसी तरीके से हमको इसको मतलब ध्यान ये रखना है कि इसके गुणनखंड में नीचे के फैक्टर में चाहे कुछ भी हो, प्लस चिन्ह हो या माइनस चिन्ह हो, प्रत्येक स्थिति में हमको उसके दो भाग a और b लेकर के ही चलना है। जितने गुणनखंड रहते हैं, नीचे में 2 गुणनखंड है तो 2 भाग लेना है। ध्यान रहे इसका जो अंश है लेफ्ट हैंड साइड का ऊपर वो अचर राशि है, 1 है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। x उसके साथ नहीं है अभी, वो अलग पैटर्न में आएगा। तो क्लियर हो गया पहला वाला जो निकालने का तरीका है। अब चारों के भी इसी तरीके से निकलेंगे। इधर का आप लोग इसको चारों प्रकार को बस ऐसा ही लिख लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं इसके सवालों में कि अब इसके सवालों को किस तरीके से हम हल करेंगे।
अब इसके प्रश्नावली 1.1, चाहे आप कोई भी पुस्तक उपयोग कर रहे हो, हम प्रश्न नंबर में इसलिए ध्यान नहीं दे रहे हैं, न प्रश्न नंबर उतना महत्वपूर्ण है न प्रश्नावली उतना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है हमारा प्रश्न। हो सकता है हम जो प्रश्न उठाए हो वो आपके उदाहरण में दिया हो सकता है वो प्रश्न आपके प्रश्नावली में दिया हो, कहीं पर भी दिया हो, आपको उसको हल करने हैं। जितने भी सवाल हम आपको आज बता पाए, उसके पश्चात जितने सवाल आपके उस प्रश्नावली के उससे संबंधित जो बचेंगे वो आपके होमवर्क होंगे, और वो होमवर्क आपको रोज का रोज करना है। यदि आप रोज का रोज होमवर्क नहीं करेंगे तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपके गणित के पुस्तक में लगभग 167 प्रश्नावली है। यदि आप रोज का काम रोज नहीं करेंगे तो रोज पिछड़ते जाएंगे, और पिछड़ने का क्या फल होता है वो आप लोग सब बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, वो ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हम बार बार ये आप लोगों को बोल रहे हैं कि रोज का काम रोज करेंगे, बिल्कुल भी पेंडिंग के लिए नहीं छोड़ेंगे कि कल कर देंगे या परसों कर देंगे करके। ठीक है, अब हम आते हैं इसके प्रश्नों में। एक प्रश्न लेते हैं, जैसे 1/x² धन 5x धन 6, ये प्रश्न है हमारा। कोई भी प्रश्न नंबर हो सकता है। देखिए अब इस तरफ, अभी जब हम आपको बताए तो आपने देखा होगा कि नीचे तो गुणनखंड लिखा गया था और सर प्रश्न लिखे हैं तो गुणनखंड गायब है। तो हमको इस जो पद दिया हुआ है इसको सबसे पहले तो गुणनखंड के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा, और यह जो परिवर्तित करने का है ये आपने 9th कक्षा में पढ़ा है। जैसे अब इसका हम हल ले लेते हैं, इस साइड से यहीं पर लिख लेते हैं हम 1/x² धन 5x धन 6 बराबर 1/x² धन 3x धन 2x धन 6। तब भी हम आपको याद दिला देते हैं, मध्य पदों को दो भागों में बांटने की विधि है। पहला और अंतिम का गुणा करते हैं 6x², उस 6x² को दो भागों में बांटते हैं 3x + 2x, तो 3 और 2 5x हो गए, और 3 दूनी 6, x और x² इस तरीके से ये दो भागों में बढ़ गए। ये 1/, यहाँ से हम x कॉमन निकाले तो x + 3, यहाँ से 2 कॉमन निकाले तो x + 3, या फिर यहाँ से हम x + 3 कॉमन निकाले तो इधर आ गया x + 2। तो इस तरीके से यह जो है संयुक्त भिन्न दो अलग अलग गुणनखंडों वाले भिन्न में परिवर्तित हो गया। अब पुनः या अतः लिख लेते हैं यहाँ पर, अतः 1/x धन 3 और x धन 2 बराबर a/x धन 3 धन b/x धन 2 मान लो, और यही हमारा समीकरण नंबर 1 है। इसके बराबर ये आया, और इसके बराबर हम इसको मान लिए हैं a/x धन 3 और b/x धन 2। इसका मतलब ये और ये दोनों तो सेम है। ठीक है, अब ये मानने के बाद में इसको लिख लेते हैं हम 1/x धन 3 x धन 2 बराबर ax धन 2 धन bx धन 3 बटे x धन 2 और x धन 3, या 1 बराबर ax धन 2 धन bx धन 3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। इसको हमने हल किया, लघुत्तम निकाला, नीचे के डिनोमिनेटर के दोनों कट गए और समीकरण नंबर 2 बच गया। 1 बराबर ax धन 2 धन bx धन 3। समीकरण 2 एक सर्व समीका है। अतः x धन 2 बराबर 0 या x बराबर -2
समीकरण 2 में रखने पर। एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसमें आप लोगों को ध्यान देना है, हम आपको बता दें कि कभी भी जब भी आप सवाल हल करो तो जो बटे का चिन्ह है उसी बटे के चिन्ह के पास में बराबर का चिन्ह लगना चाहिए, पहला चीज। ठीक है। दूसरा चीज, जब हम कोई समीकरण नंबर को लिखते हैं, समीकरण 1, समीकरण 2, 3, 4, 5, तो उसको रोमन में लिखना चाहिए इस तरीके से 1, 2। यदि आपको 3 लिखना है तो इस तरीके से लिखोगे, 4 लिखना है तो इस तरीके से, 5 लिखना है तो इस तरीके से। उसको अंकों में कभी नहीं लिखोगे, क्योंकि यदि आप अंकों में लिखोगे तो वो जैसे यहां पर हमने लिखा ना कि या x बराबर ऋण 2, तो यहां पर ये 2 और समीकरण नंबर का 2 दोनों मिक्स हो जाएंगे तो आपको कई बार समझ में नहीं आएगा। तो हमेशा समीकरण नंबर जो है उसको रोमन अक्षरों में ही लिखा कीजिएगा। अब समीकरण नंबर 2 में x बराबर ऋण 2 रखने पर 1 बराबर a ऋण 2 धन 2 धन b ऋण 2 धन 3, या 1 बराबर ये 0 हो गया, धन 3 में से 2 गया, 1 बचा तो खाली b आ गया, या हम लिख सकते हैं b बराबर 1। समीकरण ये 3 आ गया। समीकरण 3 आने के बाद में इधर का मिटा देते हैं, यहां तक का इसकी जरूरत नहीं है अब। पुनः यहां हमने एक बार x धन 2 बराबर 0 लिया था, अब हम लेंगे पुनः x धन 3 बराबर 0 भी एक सर्व समीका है। अतः x धन 3 बराबर 0 लेने पर x बराबर ऋण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस मान को हम समीकरण 2 में रखते हैं तो 1 बराबर a ऋण 3 धन 2 धन b ऋण 3 धन 3, या 1 बराबर a, यहाँ ऋण 1 बच जाएगा और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा तो b का मान 0, या a बराबर 1 और यहाँ ऋण a आ रहा है तो a बराबर ऋण 1 हो जाएगा, a बराबर ऋण 1। ये समीकरण नंबर आ गया हमारा 4। ए व बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, हमने ए और बी का मान निकाला, उस ए बी का मान को समीकरण 1 ये जो लिखा हुआ है उसमें हम रखेंगे। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में प्रश्न में क्या दिया था, 1 बटे x स्क्वायर धन 5x धन 6, यही प्रश्न में दिया था, बराबर a का मान कितना है, a का मान हमने निकाला ऋण 1, तो यहां पर लिख दिए ऋण 1 बटे x धन 3, और b का मान कितना है धन 1, ये b का मान निकाले हैं, और इधर हमने ये a का मान निकाला है। तो इसके नीचे आ गया हमारा x धन 2। इसी को आप थोड़ा सा व्यवस्थित कर देते हैं। इसको शुरू में ऋण चिन्ह थोड़ा सा अटपटा लगता है,
तो उसको शुरू में नहीं लिख करके हम इसको लिख देते हैं 1/x-2 ऋण 1/x-3, और यही हमारा उसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा या आंशिक भिन्न होगा। ये दो छोटे छोटे भागों में बट गया, 1/x-2 और दूसरा 1/x-3। ठीक है, तो सवाल कठिन नहीं है, सिर्फ a और b दो भागों में बांटने हैं। बांटने के बाद में लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम निकालने के बाद जो भी गुणा में आता है उसको शून्य के बराबर ले लेना है, उसके मान को x के जगह रख देना है। a के मान निकल जाएंगे, b के मान निकल जाएंगे, और वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर। सिर्फ ध्यान ये रखना, कई बार यदि आप इस तरीके से भी आंसर लिखते हो तो भी वो गलत नहीं है, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा ऋण चिन्ह अच्छा नहीं लगता, इसके कारण उस ऋण चिन्ह वाले को बाद में लिखते हैं। तो जब बाद में लिखेंगे तो उसके बटे में भी इसको बाद में लिखेंगे। तो ये 1/x-3 हो गया, और पहले b का मान लिख दिए, फिर a का मान लिख दिए, उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। तो इस तरीके से आपका यह, चूंकि आज पहला ही दिन था, एक ही प्रश्न हो पाया। यदि आप लोग बोलोगे तो इससे संबंधित सवाल कल एक आध और बता देंगे और आगे बढ़ेंगे या नेक्स्ट। तो आशा करता हूं आपको पहला दिन अच्छा ही लगा होगा। आप लोग और अच्छे से मेहनत कीजिए इसके लिए, फिर कल इससे संबंधित और सवाल देखते हैं और आगे क्या क्या स्थितियां बनती है उसको देखते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग घर जा कर के अच्छा मेहनत करेंगे। धन्यवाद।